नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसंजय पे। जैसा कि जो लोग जुड़े हुए हैं, है ना? जो लोग अगर आप में से कोई अगर नए हैं तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको मालूम है कि ब्लड रिलेशन की आपकी एक क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। जो एक बेसिक होता है, बेसिक्स अपन ने कवर कर लिया है। अभी एक नए पड़ाव की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं और पड़ाव कुछ नया नहीं है, अभी पुराना ही है कि फैमिली ट्री अपन ने बनाना सीखा था और अपन अभी फैमिली ट्री ही अभी बनाएँगे, है ना? अभी कुछ अपन नए अभी नहीं कर रहे हैं। आपको मैं फैमिली ट्री इतनी करवा दूँगा कि फैमिली ट्री में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो चीज़ अपन अभी समझेंगे, ठीक है? इसके बाद मैं आपको कोडेड भी करवाऊँगा और कोडेड में मैं इतना करवाऊँगा आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, मिक्स सब कुछ मैं करवाने वाला हूँ। जिस चीज़ के आपको बहुत मोटी-मोटी आप अमाउंट देते हो, उस चीज़ को आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है? और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस उम्मीद आपसे यही है कि आप अपनों के साथ शेयर करें ताकि हमको भी एक एक क्या होता है कि जब लोग ज़्यादा देखते हैं, आप जैसे अगर आप शेयर करते हो, लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है ना? और हम आपके आपके पास और भी अच्छा कंटेंट लेके हम आपके पास पहुँचते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपन स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन अपने हो चुके हैं और आज आपका क्वेश्चन रहा ये 7th नंबर का क्वेश्चन रहा और इस क्वेश्चन की अपन करेंगे आज चर्चा, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन आपका है, बहुत ही अच्छा लेवल है और मैं अगर आपको बताऊँ एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम का अगर मैं लेवल बताऊँ, तो ये जो आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ में जो ब्लड रिलेशन के जो पजल फॉर्म वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो एग्ज़ैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि बिल्कुल ऐसा ही, इतने बड़े ही साइज़ में कुछ इतने ही बड़े रहेंगे, है ना? लेकिन ये है कि आपको उनको ब्रेक कर के कैसे चीज़ों को ब्रेक करके और उनको अरेंज करना, दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग और यही चीज़ आपको करनी है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं कि इनका आपका जो मैं बोलूँ कि फैमिली ट्री, तो फैमिली ट्री कैसी बनेगी, क्या बनेगी, इसकी अपन चर्चा अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है पेन थोड़ी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 9% की बात की गई है। 9% की बात है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई वेयर ए इज़ फादर ऑफ बी एंड सी, ए इज़ फादर ऑफ बी एंड सी मीन्स क्या बोल रहा है? ए इज़ फादर ऑफ बी एंड सी, यही बोला है ना? यही तो बोला है कि ए जो है बी और सी का फादर है। अगर ए जो है बी और सी के फादर हैं तो बी और सी तो सिबलिंग होंगे। मतलब भाई बहन हो गया कि कौन भाई कौन बहन वो तो आपको क्वेश्चन बताएगा। लेकिन अभी जो पहली दृष्टि में जो अपन ने फर्स्ट साइड में जो चीज़ें अपन ने देखी कि उसके अकॉर्डिंग कि वो ये बोल रहा है कि ए बी सी के ए जो हैं पिताजी हैं। आगे बढ़ते हैं। ए इज़ ए इज़ मैरिड टू एच, ए इज़ मैरिड टू एच, ए इज़ मैरिड टू एच है। मतलब देखो ए के ये दोनों क्या हुए? चिल्ड्रन हुए। अगर ये चिल्ड्रन हुए, तो अगर मैं ए के जो मैरिड वाला जो कपल जो इनका हो रहा है कि ए इज़ मैरिड टू एच है, तो एच को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँगा, तो ये जो एच होगा, एच तो इसकी वाइफ़ हो जाएगी और अगर इसकी वाइफ़ होगी, तो ये जो सी होगा, तो सी भी तो इसी के चाइल्ड होगा। इतनी चीज़ समझ पा रहे हो ना आप? कि सी भी तो इसी का चाइल्ड होगा। तो ये हो गया मैरिड कपल और इनके हो गए ये 2 बच्चे। सिंपल सी बात है, बहुत ही इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। बी टू बी इक्वल टू डी है, तो बी की शादी करवा दो और शादी के लिए क्या बताया था अपन ने कि 2 फैमिलीज़ का मेल होता है ना? 2 फैमिलीज़ मिलती हैं, 2 दिल मिलते हैं, तभी तो शादियाँ होती हैं। तो शादी में इसको 2 लाइन से रिप्रेज़ेंट करेंगे और बी इज़ मैरिड टू डी, तो ये हो जाएगा आपका डी। और आगे बढ़ते हैं। सी इज़ मैरिड टू ई, सी इज़ मैरिड टू ई, इसकी भी शादी करवा दी अपन ने। और आगे बढ़ते हैं। डी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ एफ, डी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ एफ मीन्स इनडायरेक्टली इसने क्या बोला कि डी अगर सिस्टर है, सिस्टर होगी तो फीमेल ही होगी। ओनली सिस्टर ऑफ एफ, तो ये आपका एफ हो जाएगा और ये जो भाई-बहन, बहन-बहन जो कुछ भी है, तो ये सिबलिंग आपके ये इससे कनेक्ट हो गए। अगर ये फीमेल हो रही है,
डी अगर सिस्टर हो रही है, तो ये तो कंफर्म है ना कि इसकी जो शादी होगी अपोजिट जेंडर वाले से ही होगी। अगर अपोजिट जेंडर वाले से होगी, तो बी जो होगा ये मस्ट बी मेल, बी मस्ट बी अ मेल। तो अगर ये मेल होगा तो ये आपका ये बी जो है इसका हस्बैंड हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। एफ इज मैरिड टू जी, एफ इज मैरिड टू जी, तो एफ की भी शादी करवा देते हैं अपन कि एफ इज मैरिड टू जी, इसकी भी शादी करवा दी। और आगे बढ़ते हैं। आई, जी इज डॉटर ऑफ आई, जी इज डॉटर ऑफ आई, ऐसा कुछ कर लेते हैं। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, थोड़ा सा कलाकारी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे कि जी इज डॉटर ऑफ, अब जी इज डॉटर ऑफ, डॉटर होगी तो फीमेल ही होगी, जी इज डॉटर ऑफ आई, तो ये हो जाएगा आपका आई ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात अपनी हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं। आई इज फादर ऑफ जी, अब सेम चीज वही बोल दिया कि आई इज फादर ऑफ जी, लेकिन इससे इस सेंटेंस से वो उसने बहुत कुछ बता दिया। बहुत कुछ क्या बता दिया? अगर हम बोल रहे हैं आई इज फादर ऑफ जी, तो फादर क्या होता है? फादर तो मेल ही होते हैं। तो इनका जेंडर आपको उनने इनडायरेक्टली आपको उसका जेंडर दे दिया। आगे बढ़ते हैं। आई हैज ओनली वन चाइल्ड, आई हैज ओनली वन चाइल्ड, जी अपने को मिल चुका है। ठीक है, द ओनली चाइल्ड जी, यहाँ पे वो लिख के भी रखा है कि जी जो है इकलौता चाइल्ड है। फिर क्या बोल रहा है? एफ इज ओनली सन इन लॉ ऑफ आई, एफ इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ आई, एफ इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ आई। तो ये जो होगा, हालांकि अपन पहले भी कर सकते थे, अगर ये फीमेल हो रही है तो ये मतलब ये मेल के साथ ही अपोजिट जेंडर से ही शादी करेगी। एफ का जेंडर अपने को मिल गया। ठीक है, एफ इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ आई, आई का ये दामाद हो गया। आगे बढ़ते हैं। एच हैज एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन, एच हैज एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन, तो ये बी सी अपने को चिल्ड्रन पहले ही दे रखा था। फिर क्या बोल रहे हैं? ए हैज ओनली वन सन, ए हैज ओनली वन सन, एक सन तो आपको पहले ही मिल चुका है, उसका बेटा तो पहले ही मिल चुका है। तो ये तो कंफर्म है ना कि जो अगला जो होगा तो वो बेटी ही होगी। क्लियर समझ पा रहे हो ना? कि एक अगर बेटा है और वो ओनली के साथ बोल रहा है कि एक ही बेटा है, तो दूसरी तो बेटी ही होगी, ये तो कंफर्म है। अगर दूसरी होगी तो ये जब अगर ये फीमेल हो गई तो ये शादी करेगी मेल से, तो ये ई का जेंडर जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा मेल। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि ई इज नॉट डॉटर इन लॉ ऑफ एच, ई इज नॉट डॉटर इन लॉ एफ। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों सेंटेंस, ये जो दोनों सेंटेंस अपन ने यहाँ पे देखे, तो ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है और दोनों का मीन तो बिल्कुल सेम है। कोई ज्यादा इनका मीन बदलने वाला है नहीं, है ना? तो ये अपने को ये प्रॉपर आपको मिल गया, क्या एक फैमिली ट्री आपको मिल गई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप इसको प्लीज एक बार फिर से देखिएगा, तो आपको थोड़ा सा एक और भी एक इंसाइट आपको मिलेगी। ठीक है, हु इज सन इन लॉ ऑफ ए, हु इज सन इन लॉ ऑफ ए, ए का दामाद कौन है? ए के दामाद कौन है? तो ए का सबसे पहले ये देखो कि ए की बेटी कहाँ है। तो ए का ये बी तो बेटा हो गया, सी मिली बेटी। अब बेटी के जो हस्बैंड होंगे वही तो दामाद होंगे, तो बेटी के हस्बैंड रहे ई, तो ई आपका हो जाएगा राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, एफ बी से किस प्रकार संबंधित है? ये जो एफ है ये बी से किस प्रकार संबंधित है? तो बी, बी की हुई वाइफ, और ये वो वाइफ का भाई। अब वाइफ का भाई क्या होता है? साला होता है। वाइफ का भाई साला होता है। तो एफ रिलेटेड टू बी बोल रहा है कि एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो साले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ब्रदर इन लॉ, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये सी रहा, ये रहा आपका सी, ये रहा डी। सी डी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो, डी हस्बैंड हुआ ये बी, और हस्बैंड की बहन, हस्बैंड की बहन क्या होती है? ननद, ननद ही होती है ना। लेकिन ननद को अपन जैसे जो हिंदी मीडियम वाले भाई है ना, तो उनको तो ननद ही देखने को मिलेगा, है ना? कि हस्बैंड की जो बहन होती है वो ननद होती है, तो उनको तो ननद ही मिलेगा आंसर में अगर हिंदी में देखें तो। लेकिन अगर इंग्लिश में आप आओगे तो इंग्लिश में आपको मिलेगा देखने को सिस्टर इन लॉ।
सिस्टर इन इसके 3 मीनिंग होते हैं, तीनों तीनों ही आपको पहले डिस्कस करके आपको बताया जा चुका है ना? तो अगर आपने किसी ने बेसिक वाली क्लास नहीं देखी है, तो उसको प्लीज़ एक बार देखें, बेसिक क्लास देखें, इसके बाद फिर इसमें आएँ, है ना? नहीं तो आपको ये पूरा ओवर द हेड जाएगा। हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू एच? हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू एच? एफ एच से किस प्रकार संबंधित है? अगर ऐसी बात है, तो फिर से उसी में देखना पड़ेगा फैमिली ट्री में कि एफ एच से किस प्रकार संबंधित है। अब ये देखो कि एच से किस प्रकार संबंधित है ना, एच के ही देखो आप, एच से रिलेशन देखना स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज़, ये बी जो है, बी तो बेटा हुआ, बी तो बेटा हुआ। ये जो हमें बेटा मिला, बी की दी गई वाइफ, बी की वाइफ, वाइफ बी मिल गई। वाइफ भाई मिला ये, तो ये वाइफ का मतलब कि एच के बेटे की एच के बेटे की वाइफ का भाई। अब देखो, अगर एक नॉर्मल टर्म्स में अगर अपन बात करें कि जैसे अभी जैसे कि अपन लोग जैसे अगर आपकी जो मैं अगर बोलूँ कि ऐसे कहीं भी रिलेशन में जाते हैं कि जैसे दीदी के यहाँ गए, दीदी की जो ससुर-सास होते हैं या फिर उनका जो भाई होते हैं, तो जैसे भी होता है तो जैसे अपन जैसे उनका रिलेशन जैसे रहता है ना, वही रिलेशन अपन भी निभाते हैं। अपन भी ऐसे ही बोलते हैं। उनके जो मम्मी-पापा हैं, तो अपन भी उनको मम्मी-पापा बोलते हैं, अंकल-आंटी बोलते हैं। ठीक है? तो वो एक नॉर्मल टर्म्स में चलता है, जो कि अपन डेली टर्म्स में अपन यूज़ करते हैं। बट रीज़निंग के टर्म्स में ऐसा कोई रिलेशन एक्जिस्ट करता ही नहीं है। कोई रिलेशन एक्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि जो ये क्वेश्चन जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि हाउ एफ रिलेटेड टू एच, तो ये बेटे के वाइफ की वाइफ का भाई। तो यहाँ पे ऐसा कोई टर्म्स आपको यहाँ पे एक्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए इसका जो आपका राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा आपका सीएनडी। और यहाँ से आपका ये चीज़ आपको इतनी चीज़ समझ में आई कि इसको कैसे अपन ब्रेक करके लिखेंगे। दूसरी बात, ये मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं टोटल इस सेट में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत ही ऑनेस्टली बता दूँ कि 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाली पजल में आपको देखने को एग्ज़ाम में नहीं मिलेंगे। आपकी बड़ी किस्मत अगर अच्छी है ना तभी देखने को मिलेंगे। आपको आराम से मैं बता रहा हूँ 2 टू 3 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन वाली पजल में आपको देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा देखो नहीं मिलना है। और एक बात आपको बताऊँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलना है। ये मैं क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड इसलिए किया हूँ कि ज़्यादा चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ज़्यादा चीज़ें आप समझ पाओ, ठीक है? तो ये मेरा मोटिव है इसलिए मैंने इसमें जो क्वेश्चन अपन ने ज़्यादा लिया, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा जिन लोगों ने फैमिली ट्री नॉर्मल सीख रखा है, वो लोग इस वीडियो को पहले पॉज़ करना और आप पहले पॉज़ करके और खुद सॉल्व करना और इसके बाद फिर मेरा वीडियो देखना कि ठीक है, आपने अरेंजमेंट किया, फिर मैंने अरेंजमेंट कैसे किया? आप उससे फिर मैच करो। अगर आप सही जा रहे हो, तो आप ये मान के चलो अगर आपका सही निकलता है, तो आप बहुत राइट डायरेक्शन में हो और आप ऐसे ही हार्ड वर्क आप करते रहो, एक दिन आप ज़रूर बहुत-बहुत आगे निकलने वाले हो। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। ये क्या बोल रहा है देयर आर 10 मेंबर्स इन अ फैमिली और 10 मेंबर्स के नाम दे रखा है कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे ठीक है? देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। क्या बोल रहा है कि 3 मैरिड कपल होंगे, 3 मैरिड कपल होंगे, ठीक है? फैमिली ए जो होगा वो हेड होगा फैमिली का। अब जब ये हेड आपको कहीं पर भी ऐसा मिल जाए ना कि ए उस फैमिली का हेड होगा, तो आप एक चीज़ ये यकीन मानो कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो कहीं न कहीं ए के इर्द-गिर्द ही ए के बारे में ही बात करेगा। वो हमेशा उसी के बारे में ही बात करेगा जो फैमिली का हेड होगा। और अगर उसके बारे में बात नहीं करेगा तो उससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा और जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिली, उसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो डिस्कशन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। A is head of the family and has only 2 children. 2 चिल्ड्रन की बात कर रहा है। चलो ये भी अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है? बी इज़ वाइफ ऑफ ए। देखिए, बी का रिलेशन आपको मिल गया। फिर क्या बोल आउट ऑफ 2 चिल्ड्रन ऑफ ए, वन इज़ सी एंड अनदर वन इज़ डी। अब देखो, ए से ही रिलेटेड आपको सब कुछ मिला। ध्यान से समझिए कैसे। क्या बोल रहा है कि ए इज़ मैरिड टू बी। यही बोला? पहली बात। 2 चिल्ड्रन ऑफ ए, वन इज़ सी, अदर इज़ डी। तो क्या करो आप कि एक को सी बनाओ
दूसरे को डी बनाओ। ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया। आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहा है कि सी इज मैरिड टू ई। सी इज मैरिड टू ई बोल रहा है कि सी जो है, सी की जो है ई के साथ शादी हो रही है, शादी उनकी करवा दो। तो सी की शादी करवा दी अपन ने। आगे क्या बोल रहा है, सी इज मैरिड टू ई हु हैज ओनली वन सिबलिंग। अब देखो ये जो कीवर्ड का जो डिफरेंस है ना, कि जैसे एक होता है आपका हु होता है, फिर हुज होता है, फिर whom होता है, फिर दैट होता है। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, हमेशा याद रखना, ये हमेशा लेटर पर्सन के लिए यूज किया जाता है। दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, तो जो बाद में जो पर्सन यूज होगा, जो बाद में पर्सन होगा, उसके लिए यूज किए जाते हैं ये पूरे। इनको प्रोनाउन बोलते हैं अपन। ये जितने भी ये कीवर्ड्स हैं, ये हमेशा जो बाद वाला जो पर्सन होगा, वो उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो कि क्या बोला है कि सी इज मैरिड टू ई, ऐसे ही बोला है ना। फिर क्या बोला, हु हैज ओनली वन सिबलिंग, मीन्स ये ई की बात कर रहा है कि ई हैज ओनली वन सिबलिंग, और ई हैज ओनली वन सिबलिंग, तो आप ई के सिबलिंग को ऐसे आप रिप्रेजेंट कर दो। इस ई की सिबलिंग इधर जो आएगा, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिबलिंग ऑफ ई इज एफ। सिबलिंग ऑफ ई इज एफ। चलो ये भी हो गया। हु इज अनमैरिड, एफ इज अनमैरिड। चलो, आपको इधर एफ की तरफ ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनमैरिड है तो आगे नहीं बढ़ेगा। डी इज मैरिड टू जी। डी इज मैरिड टू जी, इनकी शादी करा दो। ये हो गए, जी आ गए। फिर सी हैज वन चाइल्ड, एच। सी हैज ओनली वन चाइल्ड, एच। तो सी का जो चाइल्ड होगा एच, एच को आप यहाँ पे बना दो। तो ये आ गए एच। और आगे बढ़ते हैं। डी टू चिल्ड्रन, आई एंड जे। डी हैज टू चिल्ड्रन, आई एंड जे, तो इनके भी चिल्ड्रन आप बना दो। ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा जे। इसमें भी आ गए अपन। एच इज नॉट फीमेल। अगर एच फीमेल नहीं होगी, तो मेल तो 100% होगी, क्योंकि आपके रीजनिंग में सिर्फ दो ही जेंडर एग्जिस्ट करता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अभी ट्रांसजेंडर, गे, ये जितने सब ये सब जो होता है ना, ये सब ये अलग चीजें होती हैं, है ना। ये रीजनिंग में आपके बिल्कुल भी एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना। सिर्फ या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, खत्म बात। तीसरे में कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई इज द एल्डेस्ट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आई इज द एल्डेस्ट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए। रीजनिंग में जब अपन ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, और अगर उसमें सिर्फ ब्लड रिलेशन की बात की हुई है, उसमें ऑर्डर रैंकिंग जैसा कुछ भी अगर उस पजल फॉर्म में अगर नहीं दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर ब्लड रिलेशन, सिर्फ ब्लड रिलेशन का ही डिस्कशन किया गया है, वहां पे ऑर्डर रैंकिंग का कोई डिस्कशन वहां पे नहीं है। डायरेक्शन डिस्टेंस का वहां पे कोई जिक्र अगर नहीं है, और अगर ऐसी बात है, तो वहां पे ये जो आपको बोल रहे हैं ना, आई इज द इल्डेस्ट, फिर यहाँ पे मिल रहा है आपको यंगर, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए यूज किए गए हैं। इनका कोई रिलेशन नहीं है ब्लड रिलेशन टॉपिक में। कौन बड़ा कौन छोटा, कोई मतलब नहीं है। देवर होगा वो जेठ होगा, होगा वो ब्रदर इन लॉ ही। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। तो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें दिमाग बिल्कुल लगाना ही नहीं है। क्या बोल रहा है कि आई इज एल्डेस्ट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए, कोई मतलब नहीं है। जे इज यंगर देन एच, कोई मतलब नहीं है। जी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ बी। जी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ बी। तो अगर ये डॉटर इन लॉ हो रही है कौन, जी, अगर जी डॉटर इन लॉ है, तो हमेशा के लिए याद रखना कि अगर ये फीमेल होगी, तो ये तो मेल 100% होगा। और दूसरी बात, अगर इनके मम्मी पापा सेम है सी और डी के, तो सी डी भाई बहन भी तो होंगे। तो यहाँ पे अगर ये बोल रहा है कि जो जी है वो ओनली डॉटर इन लॉ है, तो अगर मैं इसको भी अगर मैं मेल बना देता हूँ सी को, तो फिर ये भी तो डॉटर इन लॉ हो जाएगी। लेकिन वहां पे तो ओनली दिया हुआ है कि दूसरा कोई हो नहीं सकता, सिर्फ एक ही यही जी बस होगी। अगर ऐसी बात है, तो इसको आप बताओ, अगर वो डॉटर इन लॉ नहीं होगी, तो ये सन इन लॉ तो ई होगी। जो ई है वो सन इन लॉ होगा। और अगर ये सन इन लॉ होगा, तो इसको तो आपको डॉटर मानना पड़ेगा। डॉटर आपको मानना पड़ेगा। चलो, इतनी बात है। ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो ई है, वो जी के ब्रदर इन लॉ हो ही रहे हैं, डायरेक्ट दिख रहा है। फिर एफ इज पैटर्नल अंकल ऑफ एच। एफ इज पैटर्नल अंकल ऑफ एच। यहां पे देखो आप,
एच है, ये तो ई का भी बेटा है और सी का भी बेटा है। जो एच है वो ई का भी बेटा है और सी का भी बेटा है। लेकिन ये जो एफ है, ये सिबलिंग है ई के। जो है सिबलिंग सिबलिंग है ई के, और ई कौन है? ई है फादर। और यहीं से बोला गया है पैटर्नल अंकल, मतलब कि इनडायरेक्टली आपको एफ का जेंडर दिया गया है वहां पे। और एफ को ये भी बताया गया है कि देखो, अंकल जो होते हैं, अंकल दो होते हैं। एक तो अंकल होते हैं आपके पापा के भाई, जो कि आपके चाचा जी हो गए। और एक अंकल होते हैं आपके मामा जी, मतलब कि मम्मी के भाई, तो वो भी अंकल होता है। तो यहाँ पे जो पैटर्नल अंकल बोला गया है, मतलब कि पापा के भाई, इसीलिए ये पापा के सिबलिंग हुए, मतलब ई के ये हो गए सिबलिंग। आई होप आप सभी को क्लियर है, ठीक है। और बहुत ही बेहतर तरीके से अपन ने ये जो फैमिली ट्री है, अपन ने यहाँ पे बना ली। अब एक चीज और जो कि अपन ने ध्यान नहीं दिया, कि क्या बोला गया है कि बी इज वाइफ ऑफ ए। बी इज द वाइफ ऑफ ए। अगर बी वाइफ थी, तो ए तो हस्बैंड होंगे ना, है ना? पुरुष प्रधान घर की ए जो है, तो उस फैमिली के हेड हो रहे हैं। बताइए। आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि अपन ने बहुत धीरे समझा है ना? सो अगर किसी को समझ में नहीं आया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग फिर से इस क्लास को देखिएगा। 2 बार में आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि देखो फैमिली ट्री आपको बनाना बिल्कुल आना चाहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रीजनिंग सेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कि हाउ इज जी रिलेटेड टू ई। जी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है? यहां पे देखो, जी रिलेटेड टू ई। अब देखो, ई के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना, रिलेटेड टू ई। ई के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ई से देखो, ई की वाइफ सी हुई, ई की वाइफ सी, सी का भाई, और मतलब कि वाइफ का भाई। अब इसमें आप खुद को इमेजिन करो। ठीक है, अगर आप लड़के नहीं भी हो, लड़की भी हो, तो भी आप इमेजिन तो कर सकते हो ना, कि मैं एक लड़का हूं और आपकी वाइफ, है ना? इमेजिन इमेजिन करने में तो देखो पैसा नहीं लगता है ना, आराम से इमेजिन कर सकते हो कि आपका वाइफ, आपकी वाइफ हुई, वाइफ का भाई, और भाई की बीवी। अब जो भाई की जो बीवी होती है ना, तो देखो हमारे जो, मतलब जो मेरा रीजन है, जैसे मैं बोलूं, अगर यूपी और बिहार, और जो जिस रीजन से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे तो देखो इस रिलेशन को बोला जाता है सरहज। अब आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो हाँ, तो क्योंकि देखो रीजनल लैंग्वेज में ये सब बोला जाता है, और ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल कोई टर्म्स ऐसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, करती भी होगी तो अपने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बोला जाता है। और जो सरहद, जो रिश्ता जो होता है, जो रिलेशन होता है, उसका सिंपल सी बात है, वो सिस्टर इन लॉ होती है। ठीक है, कि वो, अगर वो बीबी का भाई है, तो वो भी मेरा भाई है। और भाई की बीवी, तो वो मेरी भाभी हुई। और अगर भाभी हुई, तो भाभी का सिंपल सा मतलब है कि भाभी होती है सिस्टर इन लॉ, और ये हो गई सिस्टर इन लॉ। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब बढ़ते हैं और आगे, क्या मिलता है? मिलता है, अब यार एक चीज, कि मैं यहाँ पे जगह लिया था, लेकिन मैं वहीं पे सॉल्व कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो आपका हो ही गया, है ना? आते हैं इधर। Who द फॉलोइंग इज डॉटर ऑफ ए। ए की डॉटर कौन है? ए की डॉटर कौन है? ए की डॉटर, ए की डॉटर, अब देखो ए और बी के दो ही चिल्ड्रन थे, सी और डी। दो ही चिल्ड्रन थे, सी और डी। तो यहाँ पे डी तो उसका बेटा था, मेल है, और ये सी जो है बेटी है, वो फीमेल है। तो यहाँ पे डॉटर की बात कर रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ए की ये हुई बेटी, सी हुई बेटी, और बेटी का हस्बैंड। बेटी का हस्बैंड कौन होता है? दामाद जी होते हैं। और दामाद जी को क्या बोला जाता है? सन। क्या बोला जाता है? सन इन लॉ ही बोलते हैं ना, सन इन लॉ, दामाद जी। तो ये हो गया सन इन लॉ, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हाउ इज एच रिलेटेड टू जे। एच जे से किस प्रकार संबंधित है? एच जे से किस प्रकार संबंधित है, अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, तो एच एच जे से किस प्रकार संबंधित है? सिंपल से बात है, बहुत ही सिंपल लॉजिक से बात कर रहे हैं अपन। सीधे है भाई बहन,
सी डी है भाई बहन, जिसमें कि डी भाई है और सी बहन है। लेकिन ये बताने का भी कोई औचित्य नहीं है। आप खुद को इमेजिन करो, आपके भाई बहन, आपके भाई बहन के की आपके जो भाई बहन है, तो आपके बेटे और भाई बहन के बेटे, वो आपस में क्या होंगे? वो आपस में क्या होंगे? अब थोड़ा-सा इसको और ईज़ी समझते हैं अपन। आपके जो चाचा जी हैं या फिर आपकी मासी जी हैं, तो इनके जो बेटा या बेटी है, तो वो आपके कौन होते हैं? कज़िन होते हैं, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो वो कज़िन होते हैं, तो यहीं से सीडी अगर ये इनके पेरेंट्स अगर ये ब्रदर सिस्टर हैं, तो इनके जो बच्चे होंगे, ये आपस में कज़िन होंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर आपका होगा क्या? डी, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है? नो डाउट क्वेश्चन वो अलग रहता है, वो क्वेश्चन देखो बैंकिंग है ना? यहाँ पे क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, आपको नया क्वेश्चन ही मिलेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, जब मेरे से कोई बहुत लोग जब पूछने आता है, तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि देखो, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये सत्य है, हकीकत है। लेकिन डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, वो इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग सेक्टर में, है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला जो सेट है वो आपकी स्क्रीन पे रहा। थोड़ा सा गले को गीला कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, तो फिर से अगेन, आई गेस कि पिछले बार 9% थे या 10% थे? 10% थे पिछली बार, पिछले क्वेश्चन में भी, और इस सेट में भी 10 क्वेश्चन है। मतलब आप ये मान के चलो कि आप ये 10% की जब आप फैमिली ट्री बनाओगे, जितने भी दुनिया के रिलेशन होते हैं, पूरे रिलेशन कहीं ना कहीं घूम फिर के पूरे की प्रैक्टिस आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है? और ये आपको बहुत कुछ, आपको ये हेल्प आपको करने वाले हैं, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो there are exactly 10 members in a family, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, where A, B are married couple. A has only one sibling C. C is younger than A. ठीक है? क्या बोला जा रहा है कि ये 10 मेंबर्स के नाम तो आपको दिए गए हैं, ठीक है? जहां पे बोला जा रहा है कि ए बी मैरिड कपल है, तो आप क्या करो, ए बी को मैरिड कपल आप बना लो। स्टार्ट करते हैं यहां से। ए बी आर मैरिड कपल, आगे बढ़ते हैं। ए बी आर मैरिड कपल, आगे। ए हैज ओनली वन सिबलिंग, ए हैज ओनली वन सिबलिंग, तो वन सिबलिंग के लिए आप स्पेस बना दो कि ये वन सिबलिंग के लिए जगह बन गई। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दिया गया ए हैज ओनली वन सिबलिंग, दैट इज सी। सी ही हो गया। सी इज यंगर देन ए। वही सेम चीज कि जो अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो अपन ने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे यंगर, ओल्डर या फिर इल्डर, ये ऐसा कोई भी टर्म्स ब्लड रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है ना? इसके लिए बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहो। फिर क्या बोला जा रहा है कि ए बी हैव टू चिल्ड्रन, डी एंड ई। ए बी के टू चिल्ड्रन हैं, जो कि हैं डी, डी और ई। इनके दो बच्चे हो गए, जो कि हो गए डी और ई। डी एंड ई कोई मतलब नहीं है। ओनली वन ऑफ डी एंड ई इज मेल। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो डी ई है, ये कहीं ना कहीं भाई बहन तो होंगे। यार ये थोड़ा अजीब चल रहा है ना? ग्रीन ही लिया जाए, बेहतर रहेगा, ठीक है? बोल रहा है कि ये जो डी ई है, इनमें से कोई एक ही मेल होगा, कोई एक ही मेल होगा, बाकी एक फीमेल होगा। आगे बढ़ते हैं। P is married to F. P is married to F। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा विरोधाभास चालू होगा। डी इज मैरिड टू एफ, अभी आपको मैं वो चीज प्रूफ करता हूँ। फिर क्या बोले, डॉटर ऑफ जी। अब देखो, ये जो एफ है, एफ के पेरेंट्स को आप यहाँ पे कहाँ पे ले जाओगे? या सी आपने बैठा दिया है,
ये थोड़ी-सी सावधानी रखने की बात होती है। ध्यान से देखिएगा। इसके लिए क्या करेंगे अपन देखो, इस सी को अपने को या तो आप ए, बी का ऑर्डर चेंज कर दो। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। चाहे तो आप ये डी, ई का ऑप्शन ऑर्डर चेंज कर दो, तो सी आपका जो सी है वो यहीं पे रहेगा और एफ आपका इधर आ जाएगा। या तो आप ये ए, बी का ऑर्डर चेंज कर दो, तो सी आपका इधर चला जाएगा। ये आपके ऊपर है। आप जैसा चाहो वैसा करो। पर एफ, डी अगर मैरिड कपल हैं और इस एफ के भी पेरेंट की अगर चर्चा की गई है, तो इसी ए, बी के पैरेलल ही, ए, बी के इसी लीनियर में ही आपको ये जगह यहाँ पे स्पेस देनी पड़ेगी कि एफ के पेरेंट की भी डिस्कशन आप यहाँ पे कर पाओ। और ये आपको करना पड़ेगा। ये देखो एक बहुत ही मतलब आप ऐसा समझो, जिन लोगों को आता है ना ब्लड रिलेशन, तो उनको लग रहा होगा अरे क्या बता रहे हैं मतलब कुछ भी। बट देखो ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। आप एग्ज़ाम में बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होगे। पता चले आप अरेंजमेंट कर दिए और आप जब आप क्वेश्चन आंसर करने गए, तो आप उसी में कन्फ्यूज़ हो गए कि अरे यार ये क्या बनाया था मैंने? इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा-सा आपको केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। तो जो डिस्कशन यहाँ पे था, तो एक काम करते हैं कि इनको थोड़ा-सा अपन किसका ऑर्डर चेंज करें? चलो इन्हीं का कर देते हैं। सी को हटाओ, ए को हटाओ, बी को हटाओ। ठीक है? अब यहाँ पे कर दो आप, यहाँ पे कर दो आप, इनको कर दो ए, यहाँ पे कर दो बी, और अगर इनको आपने ये किया, तो ये जो सिबलिंग एक सी होगा, तो एक सी सिबलिंग जो कि आपको दिया गया था, ये अपन ने यहाँ पे बना दिया। यहाँ से कहाँ तक थे अपन? डी इज़ मैरिड टू एफ, फिर क्या बोला था? एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी। एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी। तो एफ जो है, वो हो रही है डॉटर किसकी? जी की। तो जी को आपने यहाँ पे बनाया और जी की डॉटर जनरेशन आपका गैप हुआ और एफ को अपन ने बना दिया। अब एफ अगर फीमेल हो रही है, एफ अगर फीमेल है और उसकी शादी हो रही है, तो ये तो कंफर्म है ना कि वो अपोजिट जेंडर से ही शादी करेगी और ये हो जाएगा आपका मेल हो जाएगा। आ रही इतनी चीज समझ में। एक लाइन अपने ऊपर और भी अभी रीड करी थी, अगर आपको याद हो, मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि ओनली वन ऑफ डी एंड ई इज मेल, कि डी और ई में से केवल एक ही मेल होगा। और अगर आपको मेल यहाँ पे डी मिल गया, तो ये तो 100% है कि जो ई है वो मेल तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही मेल की बात किया है। तो ये ई जो होगा वो हो जाएगी फीमेल। बताइए, इतनी बात सभी को क्लियर है? बहुत ही बेहतर। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहे हैं जी इज मैरिड टू एच, जी इज मैरिड टू एच। तो अगर जी इज मैरिड टू एच है, तो ये एच आपका हो जाएगा यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं। एच हैज ओनली वन चाइल्ड दैट इज एफ। एच हैज ओनली वन चाइल्ड दैट इज एफ। बिल्कुल है, उसमें बताने की भी जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने बता दिया, अच्छा किया। ई इज मैरिड टू आई, ई इज मैरिड टू आई, ई की भी शादी करवा दो, ये हो जाएंगी आई। आई हैज ओनली वन सिबलिंग जे, आई हैज ओनली वन सिबलिंग दैट इज जे। तो ये मिल गया आपको जे। जे इज अनमैरिड, मतलब ये अच्छी चीज है कि जे के आगे इधर आपको जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी शादी हुई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पहले ही आपको बता के रखा है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है ब्लड रिलेशन में। बी हैज नो सिस्टर्स, बी हैज नो सिस्टर्स। अगर बी के पास सिस्टर नहीं है, तो ब्रदर भी तो नहीं दिख रहे हैं। तो चलो ये भी लाइन आपके लिए ज्यादा काम की नहीं थी, ठीक है। सी इज नॉट मैरिड, सी इज नॉट मैरिड, चलो ये भी दिख रहा है ना, कि मैरिड अगर नहीं है, तो इसके भी आगे आपको नहीं जाना पड़ेगा। एफ हैज नो सिबलिंग, एफ हैज नो सिबलिंग, मतलब ये एफ जो होगा, ये फिक्स होगा, इकलौता बेचारा यही बस होगा। आई इज मेल, आई इज मेल, आई इज मेल, बिल्कुल ये फीमेल थी, हालांकि यहाँ पे ये मेल पहले ही कर लेना था, बट ठीक है बाद में दिया तो चलो दे रहा है, दुरुस्त है, कोई बात नहीं। जे इज फीमेल, जे इज फीमेल, तो ये अपन ने जे को फीमेल अपन ने बना दिया। नो पर्सन अदर देन गिवन 10 मेंबर्स इज पार्ट ऑफ द फैमिली। इन जो 10 मेंबर्स आपको मिले, इसके अलावा एक भी मेंबर आपके इसके पार्ट, डिस्कशन के पार्ट नहीं है। ठीक है, यही 10 मेंबर आपके काम के। आई होप आपको ये फैमिली ट्री आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही धीरे, इसीलिए अपन ने चीजों को ब्रेक कर करके, और ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। आप अगर ये सोचोगे बिल्कुल ताबड़तोड़ बिल्कुल चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक एक चीज उठाओ, उसको ब्रेक करो, और उसको फिर ब्रेक करके दिमाग में सोचना स्टार्ट करो, और फिर उसको अपनी कॉपी में इंप्लीमेंट करो। दैट इज द राइट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपने को करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, हाउ इज
सी रिलेटेड टू ई, चेंज करते हैं क्वेश्चन के लिए, है ना? सी रिलेटेड टू ई, सी ई से किस प्रकार संबंधित है? सी ई से किस प्रकार संबंधित है? देखो, ई के ये जो ए होगा, ये जो ए यहाँ पे है यहाँ पे, ये जो ए है, ये 2 ही एग्जिस्ट कर पाएगा ई के रिस्पेक्ट में। या तो ये मम्मी होगा, या तो ये पापा होगा, या तो मदर, या तो फादर। 2 ही एग्जिस्ट करेंगे, पहली बात। सी होगा, जो ये सी होगा, मैं बोलता हूँ कि ये मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि 2 ही जेंडर होंगे, पहली। ये जो ए भी होगा, तो ये चाहे मेल हो, चाहे फीमेल ये भी 2 ही हो सकता है। और ऐसे ही बी में भी, कि ये हो सकता है कि मेल हो सकता है कि फीमेल हो। इतना ही चलेगा ना? इतना ही चलता है। अगर ऐसी बात है तो आप एक बात बताओ, ये जो ये चाहे मेल चाहे फीमेल हो और इसका ये भाई-बहन है, अब जो भी मानो, जो भी इसका होगा प्लस होगा या माइनस होगा पता नहीं। लेकिन ये या तो या तो चाचा होगा या तो मासी होगी, पहली बात। चाचा होगी तो चाचा या तो बुआ, 2 में से एक होगी। या तो मासी होगी या तो मासी होगी ये, ठीक है? तो ये जो कुछ भी होगी, लेकिन क्या अंकल या आंट के अलावा कुछ दूसरा रिलेशन यहाँ पे हो पा रहा है क्या किसी भी हाल में? अगर ये मेल होगा तो अंकल होगा, अंकल में क्या-क्या आएगा? चाचा और मामा। अगर आंट होगा तो बुआ और मासी, 2 रिलेशन यहाँ पे एक्सिस्ट करेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश में देखोगे तो आपको आंट भी मिल रहा है, आपको अंकल भी मिल रहा है और आंट भी मिल रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन से बहुत ही केयरफुल रहना हमेशा। अरेंजमेंट करने के बाद भी लोग गलत करके आते हैं। हज़ारों एग्ज़ाम्पल मैंने देखे हैं, है ना? तो ऐसी बात है, तो आपको अंकल भी मिल रहे हैं और आंट भी मिल रहे हैं और यहाँ पे दिया हुआ है ईदर बी और सी। या तो बी होगा या तो सी होगा, होगा कोई एक ही। आप भी ये चीज़ मानते हो, तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ईदर बी और सी। समझ गए बात को आप? और आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ जी रिलेटेड टू डी? जी, डी से किस प्रकार संबंधित है? जी रहा आपका ये, डी रहा आपका ये। तो जी जो है डी से किस प्रकार संबंधित है? अब ये जो जी होगा, तो जी में भी वही सेम कंडीशन, या तो ये मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। सेम कंडीशन है। किसी के जेंडर अगर नहीं दिया गया है, तो 2 ही तो दुनिया में जेंडर होते हैं, तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अगर ऐसी बात है, तो क्या पूछा है कि जी रिलेटेड टू डी, कि जी जो है डी से किस प्रकार संबंधित है? तो बात कर रहा है ना, तो आप डी का पहले रिलेशन देखो। डी की वाइफ और वाइफ के माताजी, पिताजी। वाइफ के माताजी, पिताजी कौन होता है? या तो मदर इन लॉ या तो फादर इन लॉ, यही होता है। यहाँ पे ऑप्शन में आओगे, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में आपके ट्रिक है कि यहाँ पे फादर इन लॉ भी दिया है और आपका मदर इन लॉ भी दिया है, दोनों दिखा है। अगर दोनों है, तो यहाँ पे फिर आपको ये दिया गया है कि ईदर बी और सी, दैट इज पेरेंट इन लॉ, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में? और आगे बढ़ते हैं, अभी और भी क्वेश्चन होंगे इसमें, जहां तक मुझे उम्मीद है। बिल्कुल है क्वेश्चन, क्वेश्चन की तो कोई कमी नहीं है। हम जे रिलेटेड टू ए, जे जो है ए से किस प्रकार संबंधित है? फैमिली ट्री में देखते हैं कि जे ए से किस प्रकार संबंधित है। जे ए से किस प्रकार संबंधित है? अब एक रिलेशन देखो पहले आप। ए की ई हुई बेटी, ए की ई हुई बेटी, फिर बेटी के हस्बैंड जी, हस्बैंड जी, बेटी के हस्बैंड कौन होते हैं? दामाद, और दामाद की बहन, दामाद की बहन। अब अगर एक नॉर्मल टर्म में देखोगे, अगर एक रियल दुनिया में देखोगे, तो वहां पे तो जो आपके दामाद की जो बहन होती है, वो बेटी जैसी ट्रीट की जाती है। बट रीजनिंग के सेक्शन में, मेरे भाई, रीजनिंग के सेक्शन में ऐसी कोई लैंग्वेज, कोई ऐसी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती कि आपके जो दामाद जी हैं, दामाद जी की बहन, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जो आपका आएगा, वो आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। समझ गए? तो जो ये दूर के जो रिश्तेदार होते हैं ना, जो कि सबसे ज़्यादा ताना मारते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए कि क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कब से पढ़ ही तो रहा है। तो ये जो दूर वाले जो रिश्तेदार होते हैं ना, तो ब्लड रिलेशन में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके टर्म्स को ही हटाया गया, मतलब वो उनका टर्म्स ही एक्जिस्ट नहीं करता, कि दूर के रिश्तेदार हो,
तो हम आपको रियल में जानते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन आपको नहीं जानता, है ना? चलिए, तो हू इज़ फादर इन लॉ ऑफ डी? डी के फादर इन लॉ कौन है? डी के ससुर जी। देखते हैं फैमिली ट्री में, डी के ससुर जी कौन होते हैं? ससुर जी कौन होते हैं? ये हस्बैंड या वाइफ के पिताजी। यहाँ पे देखो, डी एफ और एफ के पिताजी। अब पिताजी डी एच भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, जेंडर ही नहीं दिया गया है यहाँ पे। अगर जेंडर नहीं दिया गया है तो एच और जी में से कोई सा भी एक हो सकता है, और अगर कोई सा हो सकता है तब आ जाओ ऑप्शन में। यहाँ पे देखो, ए तो होने से रहा, जी भी आपको दिया है, एच भी आपको दिया है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इधर जी और एच, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए बात को? और आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? कि यहाँ पे मेल मेंबर्स कितने होंगे? यहाँ पे आओ, फैमिली ट्री। फैमिली मेल मेंबर की तरफ आते हो तो देखो, ये मैरिड कपल है, ये मैरिड कपल है, तो इनमें से कोई एक मेल जरूर होगा, कोई एक तो मेल जरूर होगा मैरिड कपल में, एक मेल एक फीमेल। ये भी मैरिड कपल है, इनमें भी कोई एक मेल और एक फीमेल होगा। चलो ये भी बात हो गई। मिले यहाँ से, तीसरा मिला आपको ये डी, चौथा मिला आपको आई, चार मिले। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या ये सी के बारे में आप बोल सकते हो कुछ? इनका तो मालूम ही नहीं है, तो क्या डिफरेंट तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा? नहीं है आपके पास कोई डेटा ऐसा नहीं है। और अगर कोई डेटा ऐसा नहीं है, तो यहीं से आपको ये चीज समझ में आती है कि इसका आंसर हम डेफिनेट तौर पे मेल अपन बता ही नहीं सकते, और आपका राइट आंसर हो जाएगा सी एंड डी। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए मेरे बंधु कि ऐसा ये होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। इनको अपन ने डिस्कस किया, और बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, बहुत मस्त क्वेश्चन है। और मैं इनफैक्ट ये बोलूंगा कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको खुद को ऐसा लगता है ना कभी कि नहीं यार कुछ चैलेंजिंग कुछ चाहिए थोड़ा, क्योंकि देखो चैलेंज में ही मजा है। जो चीजें आपको, और हमेशा एक चीज बता रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए, अब ये छोटी सी बात अभी खुली गई बता दूं, प्रिपरेशन के लिए कि जो चीजें आपको आ रही हैं, जो चीजें आपको इजी लग रही हैं, अगर आप वही चीजें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो, आप खुद के साथ फेयर नहीं हो। आप वो चीजें करो जो आपको नहीं आ रही हैं, लग रही हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो कि बहुत सारी ऐसी चीजें आपके पूरे सिलेबस में है कि आपको वो नहीं आ रही है। पजल में लोग बड़े वीक होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में लोग बड़े वीक होते हैं, लेकिन आप उनके साथ टैकल करना स्टार्ट करो, उनके साथ टाइम बिताना स्टार्ट करो, आपको वो मजा आने लगेगा वो सब कुछ सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए और करना पड़ेगा। नौकरी चाहिए तो, है ना? एग्जाम क्लियर करना है तो करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर चैलेंज की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आप इसको जरूर सॉल्व करना। और क्या करना, आप वीडियो पॉज करना, और पहले ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप सॉल्व करना, और सॉल्व करके जो आपका आंसर आए उसको फिर आप मैच करना अपने जो भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, तो उससे मैच करना कि क्या जो आपने किया है और जो मैंने किया है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो मतलब आप बहुत ही सही डायरेक्शन में हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। A family has four married couples. A family has four married couples. A is son-in-law of B. A is son-in-law of B. C is brother-in-law of A. C is brother-in-law of A. अब ये दो कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, और फिर यहाँ पे D is grandchild of B, who has only two children, in which one of them is married. यहाँ पे is होगा, है ना? ये is one of them is married. तो ये टर्म्स आपको मिल गई, इतना मिल गया मतलब बहुत कुछ मिल गया आपको। ठीक है, यहीं से आप स्टार्ट कर दो। ये सन इन लॉ कब होते हैं? सन इन लॉ कब होते हैं? सन इन लॉ होते हैं जब बेटी की शादी करते होती है, और बेटी के जो हस्बैंड जी होते हैं वो होते हैं आपके सन इन लॉ। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि ए इज सन इन लॉ बी, मीन्स ए ये रहा, और ये हो जाएगा मेल। सन इन लॉ मतलब मेल ही होगा, और ये हो गई इनकी शादी, और ये हो जाएंगी इनकी बीवी, और ये हो जाएंगी फीमेल, और ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। तो इनके जो वाइफ के जो पिताजी होंगे, पिताजी या मतलब कि माताजी दोनों हो सकती हैं,
तो वो हो जाएंगे आपकी ये बी। आगे बढ़ते हैं। ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। अगर ब्रदर इन लॉ ऑफ ए की बात कर रहा है तो ये तो कंफर्म है ना कि जो इनकी बीवी है, जो इनकी बीवी है, इनकी बीवी का ही ये भाई होगा, इनकी बीवी का ये भाई होगा, तो ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा ब्रदर इन, सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, और ये हो जाएगा प्लस। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ बी, डी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ बी। अब यहाँ पे जो ये डी की जो हालत है, जो डी की हालत है, तो ये डी जो होगा, तो देखो बी ग्रैंड चाइल्ड, ये ये पर्सन और ये सी, ये नॉन पर्सन और सी, ये दोनों तो भाई बहन है। अगर ये भाई बहन है और ग्रैंड चाइल्ड की बात कर रहा है, तो जो डी आपका होगा, तो वो जो आपका डी है, वो डी आपका यहां पर भी हो सकता है और डी आपका यहां पर भी हो सकता है। दोनों जगह दोनों वो बच्चा होगा, तो दोनों केसेस में वो ग्रैंड चाइल्ड होगा। मानते नहीं चीज आप? तो मतलब आपकी जो डी वाली टर्म है, डी वाली यहां भी एग्जिस्ट कर सकती है और डी वाली टर्म आपकी यहां भी एग्जिस्ट कर सकती है। समझ गए आपको? आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? सी इज चाइल्ड ऑफ ई, सी इज चाइल्ड ऑफ ई। अब आप एक बात बताओ, ये हो गए भाई बहन। अगर ये भाई बहन हो गए तो ये बी जो भी है, अब ये मम्मी है कि पापा है, मदर है या फादर है, लेकिन है तो पेरेंट वाली जनरेशन में। अगर पेरेंट वाली जनरेशन में है, तो इनसे जो ऊपर होगा, मतलब कि कौन, किसके बारे में बोल रहा है? सी इज चाइल्ड ऑफ ई। तो जो ये ई होंगे, जो ये ई होंगे, तो ये बी और ई आपस में शादी होगी, आपस में जब इनकी शादी होगी, तभी तो ये इनके ये जो दोनों बेटे होंगे, तो ये आपस में भाई बहन होंगे, तभी तो भाई बहन होंगे ना। तभी तो ये सी जो है तो उसका सिबलिंग हुआ था, ब्रदर इन लॉ तभी तो होगा एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इज चाइल्ड ऑफ ई एंड हैज नो चिल्ड्रन, हैज नो चिल्ड्रन। ठीक है, तो ठीक है, सी का बोल रहा है कि सी के कोई चिल्ड्रन नहीं है, और अगर सी के चिल्ड्रन नहीं है, तो ये जो डी अपन ये लेके चल रहे थे कि डी यहां पर भी हो सकता है, तो यहीं से ये डी आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इस डी को यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, और ये जो डी है आपका, ये जो डी है आपका, ये डी यहां पर हो जाएगा ये कंफर्म। इस डी को मैं यहां से हटाऊं, तो दो डी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये डी हो गया यहाँ पे कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। फादर इन लॉ ऑफ एफ, डी फादर इन लॉ ऑफ एफ। डी फादर इन लॉ हो रहा है। अब फादर इन लॉ कब होते हैं? जब उनकी बेटी होगी, पहली बात, तो ये हो गई बेटी। और बेटी की जब शादी होगी, फादर इन लॉ हो रहा है, बेटी नहीं, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है, बेटी से नहीं होती है कि डी इज फादर इन लॉ। फादर इन लॉ के केस में मतलब वो चाहे लड़की हो लड़का हो, ससुर तो दोनों के होते हैं ना। तो यहाँ पे ये निगेटिव बोलना माफी चाहूंगा, स्लिप ऑफ टंग, कि मैंने ये बोल दिया। बट फादर इन लॉ ऑफ एफ, तो ये जो एफ आपका होगा, एफ होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, कि डी जो होंगे वो होंगे इनके फादर। अब आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। अनमेरिड, डीज अंकल इज अनमेरिड, मतलब ये सी की बात कर रहा है कि सी अनमेरिड है। अभी तक देखो, ये जो अंकल है ना, तो अभी ये जैसे ये मामा जी है ना, ये मम्मी के भाई हैं तो मामा जी हैं। तो अभी ये अभी जो अपने को मिला है, तभी अपन सी की बात कर रहे हैं कि सी अभी अनमेरिड है। क्या पता एक अभी कोई भाई हो, तो वो पैटर्नल अंकल बन जाए, मतलब चाचा जी बन जाए, तो वो पता लगे, वो तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी अपने को लग रहा है कि सी इज अनमेरिड, अंकल की बात कर रहे हैं तो सी की बात कर रहे हैं, अभी अपन ऐसा सोच के चल रहे हैं। जी सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, जी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। आगे, who has no sibling, who has no sibling, G is sister in law of E, G is sister in law of E, E यहां पे रही, E यहां पे रही। क्या बोल रहा है कि G जो है वो E की सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, तो आप G को बना दो इधर, G आपकी इधर हो जाएगी। E who has no sibling, E के कोई सिबलिंग नहीं है, B के सिबलिंग यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। H is niece of G, H is niece of G, H is niece of G। अब नीस क्या होती है? नीस मतलब होती है भतीजी या फिर भांजी, भतीजी या फिर भांजी। तो एक बात बताओ आप, जी भी जी भी यहाँ पे भाई बहन हो रहे हैं। कौन भाई कौन बहन, ये तो आपको क्वेश्चन अभी आगे बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल का जो दिख रहा है कि भाई बहन कोई एक, भाई बहन या फिर बहन बहन या फिर भाई भाई,
जो कुछ भी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो इनका बेटा या बेटी जो इनकी बेटी होती है, चाहे वो भाई की बेटी हो, चाहे वो बहन की बेटी हो। भाई की बेटी होगी तो भतीजी होगी, बहन की बेटी होगी तो भांजी होगी। ऐसा ही होता है ना? तो अगर ऐसा होगा तो यही यही तो बोल रहा है कि एच इज़ niece ऑफ जी, मतलब जो एच आपका होगा, वो एच आएगा आपका यहाँ पे। समझ गए बात को आप? एच इज़ niece ऑफ जी एंड शी हैज़ नो सिस्टर इन लॉ। क्या बोला रहा है कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक कीवर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एंड। ये जो एंड कीवर्ड आपको दिख रहा है, देखो एच इज़ niece ऑफ जी बोला, फिर यहाँ पे एंड मिला, फिर यहाँ पे शी ये प्रोनाउन यूज़ कर रहा है। जो सी जो बोल रहा है ना कि शी हैज़ नो सिस्टर इन लॉ, नो सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पे ये कौन की बात कर रहा है? जो पहले है, जो पहली पर्सन होगा, जो पहला पर्सन होगा, उसके लिए ये एंड यूज़ किया जा रहा है। जब ये एंड यूज़ किया जाएगा, तो ये उस पर्सन के लिए जो पहला पर्सन होगा, जो कि यहाँ पे एच दिख रहा है, एच के लिए यूज़ किया जाएगा। ये हमेशा आप लोग याद याद रखेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जी, वन सिबलिंग, जी हैज़ ओनली वन सिबलिंग, और ये वन सिबलिंग आपको ये बी आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं। आई इज़ चाइल्ड ऑफ एचएस ओनली चाइल्ड, आई इज़ चाइल्ड ऑफ एचएस ओनली चाइल्ड, एच की ओनली चाइल्ड हुई डी, एच की ओनली चाइल्ड हुई डी, अच्छी बात है। तो क्या बोल रहा है कि ये आई की जो आई इज चाइल्ड ऑफ एच एस ओनली चाइल्ड, मतलब एच की ओनली चाइल्ड होगी आपकी कौन? आई। तो ये जो आई आपकी हो जाएगी, आई हो जाएगी आपकी यहाँ पे, और आई एफ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मैरिड। समझ गए बात को आप? आगे बढ़ रहे, ई एंड जे इज सेम एज जेंडर ऑफ एफ, जेंडर ऑफ ई एंड जे, ई कहाँ रहा? ये रहा ई, और ये रहा जे नहीं है अभी यहाँ पे, और जेंडर ऑफ एफ, एफ कहाँ है? एफ रहा ये। तो क्या बोल रहा है कि ई और जे का जो जेंडर होगा, वो एफ के जेंडर के सेम होगा। और फिर आगे क्या बोल रहा है कि जे हैज ओनली वन सन, जे हैज ओनली वन सन। अब बताओ, जे कहाँ पे हो सकता है? जे कहाँ पे हो सकता है? और यहाँ पे बोल रहा है कि ई जे का जो जेंडर होगा सेम एज एफ के होगा, मतलब ई जे एफ का जेंडर बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ई जे एफ का जेंडर बिल्कुल सेम होगा। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, अनमेरिड था पहले ही, जी भी अनमेरिड था, जहां तक मेरे को लग रहा है कि जी सिस्टर इन लॉ, अच्छा जी सिस्टर इन लॉ ऑफ ये है ना, ये जी फीमेल है, ये यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। अब बात बताओ, जो ये बोल रहा है कि ई और जे का जो जेंडर है एफ के सेम है, तब ये जे को, जो ये अननोन पर्सन है, जे को आपको कहीं तो लगाना पड़ेगा, जे को कहीं तो लगाना पड़ेगा। और अगर कहीं लगाना पड़ेगा, तो आप एक बात बताओ, जैसे एक एक ये पर्सन है, अगर आप यहाँ पे अगर लगा देते हो, जे अगर लगाते हो यहाँ पे, अगर जे आप यहाँ पे लगाते हो, तो फिर एफ का, जे का, और फिर ये बोल ये भी रहा है कि जे का एक इकलौता ओनली सन है, इकलौता बेटा है। तो क्या यहाँ पे आप बेटा कहीं से कहीं तक आप यहाँ से मतलब एक डिड्यूस कर पा रहे हो कि एक बेटा कहीं से निकल के आया, क्योंकि एज जो है तो वो तो सन इन लॉ माना जाएगा, वो बेटी का हस्बैंड, तो वो तो होने से रहा। लेकिन तो ये अपने को क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये जो जे है यहाँ पे होने से रहा। आगे बढ़ते हैं। सी को तो उसने क्लियर बोल के रखा था कि सी जो है अनमैरिड है। आगे बढ़ो। क्या बोला था कि सी को तो आप लग नहीं सकते हो, यहाँ पे ये मैरिड कपल ही है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रखते हो एक्स को, जे को अगर आप यहाँ पे रखते हो, जे को अगर मैं यहाँ पे अगर रखूं कि जे को मैं मान लू ये, ठीक है, जे का यहाँ पे इकलौता बेटा ये बिल्कुल हो भी सकता है, बिल्कुल आई को आप बेटा मान लो, और बेटा हो भी सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। एफ जो होगी उसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी, और इकलौता बेटा भी यहाँ पे मिल जाएगा। और फिर अगर मैं जे को यहाँ पे मैं बोलूं, अगर मैं जे को यहाँ पे बोलूं, तो अगर ये मेल है, तो यहाँ तो इनकी शादी करवानी पड़ेगी। और ये चीज बिल्कुल मत भूलना कि यहाँ पे फोर मैरिड कपल की बात किया हुआ था। अगर फोर मैरिड कपल की बात किया हुआ था, ये मेरी फोटो में तो नहीं आ रहा यार, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड, नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है। थोड़ी मैंने सेटिंग जमाई थी, क्योंकि अभी तक ये थोड़ी कंप्लेन रही थी कि दो चीज की कंप्लेन थी कि सर कलर पेजेस ज्यादा मत लिया करिए, ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा। तो इसीलिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट रखा है, और ये डिमांड पे ही रखा है, अगर किसी को अगर चाहिए कलर में भी चाहिए तो उसकी तरफ भी सोच लेंगे, थोड़ा बिल्कुल बहुत ही लाइट कलर रखेंगे,
ताकि डार्क ना हो कि लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, सबका काम सध जाए, ठीक है? और दूसरी चीज़ थी कि सर फ़ोटो के पीछे फ़ॉन्ट अपना छिप जाता है, तो उसकी भी अपन ने कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अपन ने तोड़ निकाला है, ठीक है? अब यहाँ पे कि जो जे है, तो जे अब ये मेल हो रहा है, ये मेल हो रहा है। अगर इसकी आप शादी कराओगे, तो ये फीमेल तो अवश्य होगी। तो जे का जो जेंडर हो जाएगा, वो हो जाएगा फीमेल। अगर जे को फीमेल मान रहे हो, तो एफ को भी तो फीमेल आपको मानना पड़ेगा और यहाँ पे ई को भी फीमेल आपको लेना पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये तीनों ही फीमेल होंगी। अगर ये फीमेल होंगी, तो आई जे का इकलौता सन हो जाएगा और इसका भी आपको जेंडर मिल जाएगा। अगर ई को फीमेल बोल रहे हो, तो आपका जो बी है, वो आपका मेल हो जाएगा और सबका जेंडर मिल गया, सबका सब कुछ मिल गया। 10% हो रहे थे, 10% सॉरी 10% तो यहाँ पे बोला ही नहीं था। 4 मैरिड कपल बोल रहे थे, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये आपको ये भी दिख रहा है। कोई डाउट वाली बात नहीं है और यहाँ से आपका जो ये फैमिली ट्री है, आपकी डन हो जाती है। बहुत ही क्लासी क्वेश्चन था ये, बहुत ही क्लासी क्वेश्चन। इसको आप ज़रूर पॉज़ करके एक बार सॉल्व करना। अगर आप इसको 1 गो में अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपका लेवल बहुत अच्छा है। और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बस आपको मेंस में आप आपको और अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और हाँ, मेंस का याद आया, एक चीज़ और, कुछ ही दिन में, अभी मैं दिन कमिट नहीं कर रहा हूँ कि कितने दिनों में, लेकिन मैं मेंस के लिए आपकी एक बैच लेके आ रहा हूँ, प्रॉपर बैच। मेंस ही अपन उसमें पढ़ेंगे। तो जो लोग अभी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपको मेंस का अच्छा खासा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है? तो उसके लिए बिल्कुल आप रेडी रहिएगा। ठीक है? सब कुछ मिलेगा, सीटिंग, पज़ल, ब्लड रिलेशन, आपका मशीन इनपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ईच एंड एवरीथिंग, रिवर्स सिलॉग और आपका कोडेड इनेक्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है? चलिए, इन द फॉलोइंग इज अंकल ऑफ डी। कलर चेंज कर लें थोड़ा, अपने पास ऑप्शन है। हु इन द फॉलोइंग इज अंकल ऑफ डी। डी के अंकल जी कौन है? तो डी, डी रहे आपके ये, डी के अंकल जी मतलब कि या तो मम्मी के भाई या तो पापा के भाई। तो पापा के भाई तो कुछ है नहीं, मम्मी के भाई यहाँ पे सी दिख रहे हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ट्रिक है। ऑप्शन आपको ये ये मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ये प्री का क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस का क्वेश्चन है ना? और मेंस के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा उसमें भी दिमाग लगानी पड़ेगी। चलो, ये मिल रहा है आपको आंसर, तो आपको सी मिल रहा है, लेकिन ए फादर इन लॉ, ए के फादर इन लॉ तो बी हो रहे हैं, तो वो तो होने से रहे। चलो, ये तो ऑप्शन आपका नहीं रहा। सिबलिंग, इज इट राइट? बिल्कुल राइट। और ये 100% राइट है और ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डी सन रिलेटेड टू ई। जो डी का सन है, जो डी का बेटा है, वो ई से किस प्रकार संबंधित है? तो डी का बेटा कौन हुआ? आई। आई ई से किस प्रकार संबंधित है? आई ई से किस प्रकार संबंधित है? ई के रिस्पेक्ट पूछा है ना? ई से देखो, ई की ये हुई बेटी, कौन? एच। ई की हो गई एच बेटी, एच का बेटा हुआ डी, मतलब कि डी हो गया उसका पोता, मतलब जिसको बोलते हैं अपन ग्रैंडसन। डी का बेटा हुआ आई, डी का बेटा हुआ आई। थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है ना, आप सब थोड़ा कॉपरेट करना। बाकी आपको स्क्रीन तो आपको बराबर दिख ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो जो आई है, आई हुआ उसका पोते का बेटा, मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन? ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। और यहीं पे अगर पूछा जाता है कि आई के रिस्पेक्ट में ई क्या लगता है, तो ई कौन सी होगी आपकी? मतलब जो आपको जो आपके ग्रैंड मदर जो आपकी हो रही हैं, जो आपकी ग्रैंड मदर हो रही हैं, तो ग्रैंड मदर की भी मदर, तो इनको बोला जाता है ग्रेट ग्रैंड मदर। जब अपन एक जो मैं अगर बोलूं कि जैसे 2 जनरेशन का गैप रहता है, तो वो ग्रैंड तक क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर 3 जनरेशन का गैप हो जाता है, तो वहां पे फिर वो ग्रेट ग्रैंड में पहुंच जाता है। तो अगर डी के सन की अगर बात कर रहे हैं अपन कि डी का जो सन है, वो ई से किस प्रकार संबंधित है, तो वो हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड सन और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है? और बढ़ रहे हैं अपन आगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कलर तो चेंज कर ही लेंगे। यहाँ पे फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर हस्बैंड वाइफ। मतलब ये बोल रहा है कि ये जितने भी पेयर यहाँ पे हैं, तो वो पेयर हस्बैंड वाइफ कौन-कौन से होंगे?
देख लेते हैं। जीबी, जीबी, जीबी हो रहे हैं क्या? जीबी ये तो सिबलिंग है, तो ये हस्बैंड वाइफ के पेयर तो होने से रहे। आगे बढ़ते हैं। एचसी, एचसी हो रहे हैं क्या? एचसी ये भी सिबलिंग है, ये भी सिबलिंग है। एच रहा ये और सी रहा ये भी सिबलिंग है। चलो अच्छी बात है। फिर डीजे, डीजे हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। डीजे तो ये मैरिड कपल आपको ये क्लियर कट दिख रहा है। और अगर ये डीजे मैरिड कपल दिख रहे हैं तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन ए डी को भी चेक कर लो एक बार। ए डी, ए डी मैरिड कपल हो रहे हैं क्या? नहीं। ए एच मैरिड कपल है, डी तो उनका बेटा है, ए का बेटा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीजे, और डीजे हो जाएगा आपका राइट आंसर, और ये हो जाएगा आंसर। हु इज ग्रैंडसन ऑफ डी? समझते हैं। पी इज मैरिड टू क्यू, हु इज ग्रैंडसन ऑफ डी? डी का ग्रैंडसन, डी का ग्रैंडसन कब होगा? जब इन आई और एफ का बेटा होगा। डी का ग्रैंडसन कौन होगा? क्या बोला है? पी इज मैरिड टू क्यू, हु इज ग्रैंडसन ऑफ डी? डी का ग्रैंडसन है कौन? क्यू। डी का ग्रैंडसन है क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू, और क्यू इज मैरिड टू पी। पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्या डिमांड है उसकी? क्वेश्चन में डिमांड है कि हाउ, हाउ इज पी रिलेटेड टू एफ? हाउ इज पी, हाउ इज पी? अब ये ग्रैंडसन था, तो अगर ये ग्रैंडसन है तो ये तो डॉटर हो, मतलब ये मैं अगर बोलूं तो डॉटर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है। ये पी का क्या पूछा गया है आपको कि हाउ इज पी रिलेटेड टू एफ? यही पूछा है ना, हाउ इज पी रिलेटेड टू एफ। मतलब ये जो पी है ये एफ से किस प्रकार संबंधित है? पी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां पे हो जाएगा क्या? एफ का बेटा हुआ क्यू, क्यू की वाइफ, और बेटे की वाइफ क्या होती है? बहू, जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में क्या? डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। मतलब ये आपका रीजनिंग का टॉपिक कोई सा भी हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर आपको मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जरूर रेडी रहना। समझते हैं। Five are alike in a certain way, thus form a group. Who among the following does not belong to group? मतलब ये बोल रहा है कि इनमें से जो 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से 4 ऐसे होंगे जो कि एक एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। उस तरीके से वो चारों मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसा होगा जो कि उस ग्रुप को बिलॉन्ग नहीं करता। उस ग्रुप के जैसा वो एक्ट नहीं करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ। सबसे पहले इनकी चर्चा है HIDAB। इधर आ जाओ। HIDAB, HIDAB, HIDAB। क्या समझ में है? एच ये रहा फीमेल, आई मेल, डी मेल, ए मेल, बी मेल, लेकिन एच क्या थी? एच थी फीमेल। एच इकलौती फीमेल थी, बाकी चारों के चारों, बाकी चारों के चारों मेल थे। इसीलिए आपका जो ये एच जो आपका हुआ, तो एच हो जाएगा राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और क्लास खत्म करते करते लाइट भी आ गई। जय हो। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का, जो मैं आपको बोलूं कि फैमिली, जो फैमिली ट्री वाला पूरा पार्ट रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा वो सेशन। क्योंकि देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आपको, इस लेवल के क्वेश्चन करवाना बहुत ही बढ़िया चीज है ना। और मेरे को तो देखो, मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ, बस कुछ ही दिन में मेंस का मैं कंटेंट आपके पास अभी लेके आने वाला हूँ, और जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, तो जो लोग अभी प्री पढ़ रहे हैं, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो आप ये सेशन, एक भी सेशन आप मिस मत करना। जो जिन लोगों को प्री का ठीक ठीक है, मतलब ओके ओके है, उनके लिए मैं बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मैं आपको एक प्रॉपर बैच में लेके आने वाला हूँ मेंस के लिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे अभी अपन खत्म करते हैं। ठीक है, और इसके बाद बाकी चीज़ों के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। तब तक ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच। मिलते हैं।